हेलो बच्चों, आज आप ये देख रहे हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का सैम्पल पेपर है यहाँ पर। ठीक है, तो आज ये अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपके अभी सितंबर में 25 तारीख से शुरू होने वाली हैं, तो उसमें ये विज्ञान का सैम्पल पेपर है। ठीक है, तो इसमें ये 7वीं कक्षा का है। आप अब ये प्रश्न देखें कि आपके इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, तो इनकी तैयारी आप अच्छे से करें। तो पेपर शुरू करने से पहले मैं इनके एक बार आपको नंबर बता देती हूँ कि किस तरह से अंकों का बंटवारा यहाँ पर प्रश्नों पे किया गया है। तो देखें, 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन हैं उन सभी के मार्क्स जो हैं वह 1 होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो आपके 11 प्रश्न संख्या है, 11 से लेकर 13 यानी 3 क्वेश्चन हो गए। ये तीनों क्वेश्चन आपके 2 अंक के होंगे, यानी कि 11 भी 2 का, 12वां भी और 13वां भी, तीनों 2-2 अंक के। उसके बाद 14 से 16 मतलब 14, 15, 16 ये तीनों प्रश्न भी 3-3 अंक के होंगे। ठीक है, उसके बाद आपके 17 से 19 वाले जो क्वेश्चन संख्या हैं वो आपके थोड़े लंबे आंसर वाले क्वेश्चन होंगे और उनके अंक होंगे 5। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये पूरा टोटल बनता है ये होता है 40। तो यानी कि आपका जो पेपर है वह कितने नंबर का होगा बच्चों? वह 40 नंबर का होगा, 40 नंबर का। ठीक है, जिसके लिए आपको समय जो है 1.5 घंटा करीब मिलेगा। ठीक है, तो आपने 1.5 आवर में ये अपना पूरा करना है। ठीक, तो अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न किस तरह के आपके पेपर में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न, जैसे जो भाग 1 है इसमें सारे 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें 1 से लेकर 10 संख्या तक के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं तो उन पे निशान लगाने हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन वाले जो हैं ये आपके 1 से लेकर 5 संख्या तक हैं। तो पहला देखें, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान दिखाई देने वाले प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? या खाली स्थान है और इसमें आपको बताना है कि क्या आएगा। तो देखें, ये जो प्रवर्ध होते हैं इनको क्या कहते हैं बच्चों? दीर्घरोम कहा जाता है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन आपका आएगा। फिर दूसरा देखें, दूसरे में लिखा है किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। तो औसत श्वसन दर जो होती है जब विश्राम अवस्था में हमें बताना है तो वह होगी 15 से 18 प्रति मिनट। ठीक है, तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन आपका आएगा। फिर तीसरा देखें, पालक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम। आपने पालक जो होती है उसमें जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम बताना है। ठीक है, तो पालक में जो अम्ल पाया जाता है बच्चों वह होता है ऑक्सैलिक अम्ल। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका, ये इसका सही उत्तर होगा। फिर चौथा क्वेश्चन में देखें, इसमें लिखा है 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को जब 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया तो जो मिश्रण का ताप होगा वह कितना होगा। तो ऐसे में जो मिश्रण का ताप होगा बच्चों वह देखिए 30 डिग्री सेल्सियस और 50 दोनों को हमने, मतलब आप यूँ समझे कि थोड़ा गुनगुना पानी है और उससे थोड़ा सा गर्म पानी को आप नहाते हुए मिक्स कर देते हैं, है ना। तो वो पानी कैसा हो जाएगा? बीच का हो जाएगा ना, कि ना 30 का रहेगा ना 50 का रहेगा, उन दोनों के बीच सी का हो जाएगा, है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ये घ वाला ऑप्शन, 30 डिग्री और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक है, तो ये आप इतने तो समझ गए होंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो आपके क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा है 5वें क्वेश्चन में, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा, देखिए उस भाग का नाम बताना है आपने कि पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, वह है। उस भाग का नाम बताना है कि वह कौन सा भाग है जिससे पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वह होता है उनकी पत्तियाँ। ठीक, वैसे रंध्र होते हैं पत्तियों में जो कि वायुमंडल से उसको कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, परंतु देखिए यहाँ रंध्र ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो पत्तियाँ हैं, पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वही लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्य जो होता है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। ठीक, अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठे क्वेश्चन में दिया हुआ है, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, यह आपने बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो देखो बच्चों, मछलियाँ जो होती हैं, मछलियों में फेफड़े नहीं होते हैं, उनको कहा जाता है गलफड़े। गलफड़े या फिर क्लोम आप कह सकते हैं।
क्लोम या फिर आप उन्हें गिल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो फेफड़े जो है वह गलत आंसर है इसका, तो इसलिए ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक। इसके बाद है लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं, पूछ रहे हैं। तो लोहा और जंग देखो बच्चों, हम लोगों ने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाले पाठ में ये करा था कि लोहा और जंग जो होते हैं बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। लोहे के ऊपर जंग जो है एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा लगता है, ठीक है, तो वो उसका ऑक्साइड होता है। तो अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका असत्य, तो ये भी आपका असत्य है। फिर देखिए 8वां में लिखा है नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो बच्चों इसके लिए देखो, मैंने जब आपको अमल करा था हम लोगों ने, तब आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि कहीं भी अमल के बारे में आपसे लिटमस का टेस्ट पूछा जाता है तो उसके लिए आपने शब्द याद रखना है अनिल, ठीक है। आपके किसी दोस्त का नाम भी हो सकता है ना, तो आपने उसको याद रखना है। इसका मतलब अ से अमल और नी जो शब्द है उससे नीला और ला से होता है लाल, ठीक है बच्चों। तो इससे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि अमल जो है वह नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, ठीक। तो अब देखें यहाँ पर जो आपका आंसर मतलब कि 8वें क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो लिखा है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आप अब समझ गए होंगे कि आंसर असत्य है या सत्य, ये अब आप खुद लगाएंगे, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं 9वें में लिखा है खाने के सोडे का रासायनिक नाम। तो खाने का सोडा जो होता है बच्चों उसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ नहीं कार्बोनेट, ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद आपका 10वां है उबलते हुए पानी का तापमापी से नहीं मापा जा सकता। तो कौन से तापमापी से नहीं माप सकते हम इसको? डॉक्टरी तापमापी से, ठीक है, क्योंकि डॉक्टरी तापमापी जो होता है उसकी रीडिंग कितनी होती है आपको याद होगा, केवल 42 डिग्री सेल्सियस में अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से मतलब उबलते हुए पानी का ताप जो है हम किससे नहीं माप सकते? डॉक्टरी तापमापी से। तो आपका आंसर यहाँ पर डॉक्टरी तापमापी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, अगला जो अपना प्रश्न है वह देखते हैं। यानी 10 तक हम कर चुके हैं, अब 11वां प्रश्न, ठीक है। तो ये 11वां, ये देखें यहाँ लिखा है 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न से लेकर 13वें प्रश्न तक के जो आपके क्वेश्चन हैं उनके मार्क्स होंगे 2, यानी कि ये तीनों ही आपके 2-2 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो इसमें पहला लिखा है यशद लेपन किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखें। तो उदाहरण आप साथ में ज़रूर लिखेंगे। तो यशद लेपन जो होता है वह आपको याद होगा कि जंग से बचाने के लिए हम जब वस्तुओं को उनके ऊपर एक धातु की वस्तु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाते हैं तो उसे यशद लेपन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उस लोहे की वस्तुओं पे, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? वह प्रक्रिया यशद लेपन कहलाती है, ठीक है। तो आप इसका उदाहरण भी लिख सकते हैं। अब अगला देखें, अगले क्वेश्चन में है जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है? तो ये प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? क्योंकि हमारे जो नासा गुहा होती है वह उसकी जो परत होती है वह उत्तेजित हो जाती है, ठीक है। किसके कारण? धूल और धुएं के कारण जो है वह उत्तेजित हो जाती है, जिससे हमें छींक आती है। और उस छींक से क्या होता है? जो अवांछित कण, जो मतलब धुआं धूल वगैरह जो हमारे शरीर में घुस गए होते हैं, नासा गुहा में प्रवेश कर गए होते हैं, वह छींक के द्वारा बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें उसकी ज़रूरत मतलब छींक आ जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलामाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है? तो देखें बच्चों, चींटी जब काटती है तो उसके जो डंक होती है उसमें फॉर्मी कमल होता है ना। तो फॉर्मी कमल जो है वह मतलब कि एक तरह से अमल ही है ना। तो इस अमल को उदासीन करने के लिए कैलामाइन लोशन लगाया जाता है जो एक क्षारक होता है, ठीक। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद अगला देखें, प्रश्न संख्या 14 से 16 के हर एक के 3 अंक हैं और इसमें आपको जो 14वां क्वेश्चन है उसमें बताना है अमल और क्षारक के बीच अंतर। ठीक है, तो इसमें आप कम से कम 3 अंतर जरूर लिखें। ठीक, इसके बाद अगला है, पित्त कहाँ निर्मित होता है और कहाँ संग्रहित होता है, ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो बच्चों यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं, आपने तीनों के आंसर देने हैं। इसको आप ना समझें कि ये एक ही क्वेश्चन है। तो 3 प्रश्न हैं, तो 3 के उत्तर यहाँ, पित्त कहाँ निर्मित होता है, ये कहाँ निर्मित होगा, यकृत में निर्मित होता है। ठीक है, जिसे पित्त रस कहा जाता है। ठीक, उसके बाद यह संग्रहित कहाँ होता है, यह संग्रहित होता है पित्ताशय में। और उसके बाद ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है, तो किस में करता है, ये वसा के पाचन में सहायता करता है। तो इस तरह से तीनों आंसर आपने देने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले पे लिखा है, पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो मंड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आपको आयोडीन विलयन की ज़रूरत होगी। आयोडीन विलयन की ज़रूरत होती है। उसका आप इसमें जब मंड में डालेंगे, मतलब कोई भी आप भोज्य पदार्थ ले सकते हैं, जैसे चावल या रोटी का टुकड़ा, जो भी पदार्थ लिया जाए उसको आपने पहले क्रश करना है, बिल्कुल मतलब कि थोड़ा कूट लेना है उसे, और उसमें आयोडीन का विलयन जो है वह डालेंगे तो उसमें वहाँ पर जो आपका रंग बदलेगा नीला या काला, वह बताएगा कि मंड वहाँ पर उपस्थित है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा भाग, चौथे भाग में जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं वह 17 से 19, जिनका हर एक का 5 मार्क्स है। तो यहाँ आपने पहले तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो ये पूरा परीक्षण आपने लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट का बच्चों, उसको पूरे को आपने यहाँ लिखना है कि कॉपर सल्फेट को हम किस तरह से बनाते हैं। इसके बाद 18वां जो है, मिलान करें कॉलम ए और बी का। तो यहाँ देखें, समुद्र समीर के बहने का समय, आंसर जो है बच्चों आपने सामने सामने लिखने हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो हमेशा आप सामने आंसर लिखेंगे। तो समुद्र समीर के बहने का समय कौन सा होता है बच्चों, दिन में समुद्र समीर बहती है। ठीक है, कीटभक्षी पादप, कीटभक्षी पादप कौन सा हो गया, घटपर्णी, तो घटपर्णी इसमें आ जाएगा। फिर है बृहदांत्र, बृहदांत्र का काम क्या होता है बच्चों, जल का अवशोषण करना। ठीक, तो बृहदांत्र में आप लिखेंगे जल का अवशोषण। इसके बाद है अमरबेल, अमरबेल का काम क्या होता है, अमरबेल एक तरह से एक परजीवी होती है। ठीक है, तो अमरबेल में आ जाएगा आपका परजीवी। इसके बाद है यकृत, यकृत का काम क्या होता है, पित्तरस का स्रवण करना, पित्तरस का स्रवण करना। ठीक है, यानी कि यह पित्तरस को सीक्रेट करता है, निर्माण करता है उसका। ठीक है, तो ये यकृत में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका मिलान पूरा हो गया। तो अब इसके बाद जो आपका अगला जो 19वां क्वेश्चन है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपने चित्र बनाना है, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। इसमें आपके पास चॉइस है, या तो आप मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाएं या फिर आप मानव श्वसन तंत्र का, कोई भी एक चित्र आपने बनाना है और दोनों चित्रों में जो भी बनाएं आप चित्र, उनके नाम अंगों के जरूर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, और चित्र हमेशा पेंसिल से ही बनाएं ताकि कोई गलती हो जाए तो उसे आप दोबारा से ठीक कर सकें। तो इसलिए ये आपका पूरा सैम्पल पेपर हो गया है। सारे के सारे क्वेश्चन कॉपी में सुंदर सुंदर लिख लें। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के सैम्पल पेपर अब आपके लिए और आने वाले हैं। लाइक और कमेंट भी कर दें ताकि हमें भी पता चलता रहे कि बच्चे जो हैं ये वीडियोस देख रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।